दोपहर 12:30 बज रहे थे। एक मंजिला इमारत के पहली मंजिल पर बने एक स्टैंडर्ड साइज के सामान्य से कमरे में एक लड़की बेड पर आड़े टेढ़ी सोई हुई थी। बिखरे बाल, बेतरतीब कपड़े, उसे कुछ होश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से नींद की प्यासी हो। एक लड़की व्हाइट कलर की फुल लेंथ फेयरी टेल गाउन, वह बीच के किनारे रेत पर दौड़ रही थी। उसके पीछे ब्लैक कलर के घोड़े पे सवार ब्लैक डेविल ड्रेस और ब्लैक मास्क पहने एक डेविल उसके पीछे भाग रहा था। वो लड़की उससे डर कर आगे आकर भाग रही थी, लेकिन रेत होने की वजह से वो तेज दौड़ नहीं पा रही थी। वो डेविल हवा में अपने चाबुक लहराता हुआ उस लड़की के करीब आता जा रहा था। कुछ दूर दौड़ते दौड़ते लड़की का पैर रेत में फंस जाता है और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। डेविल जोर जोर से हंसता हुआ धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उस बेचारी लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। डेविल ने अपने लंबे लंबे काले नाखूनों वाले हाथ उस प्यारी से लड़की की तरफ बढ़ाए ही थे कि अचानक डेविल पर एक सफ़ेद रोशनी पड़ी, जिससे वह चिल्लाता हुआ बुराई की आग में जलकर गायब हो गया। उसकी चीख सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद चमकीले ड्रेस पहने हुए, हाथों में मैजिक वॉन्ड लिए एंजल बैठा था, जिसने अपने चेहरे को सफ़ेद मास्क से ढक रखा था। एंजल अपने घोड़े से उतरकर उस लड़की के पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है, रेत में फंसी लड़की की मदद करने के लिए। उस लड़की ने भी बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। वो तो बस एंजल की आंखों में देखे जा रही थी। उसने अपना हाथ एंजल के मास्क की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि लड़की एंजल का मास्क हटा पाती, तूफानी समुद्री लहरों ने दोनों को डुबो दिया। सुनामी आया, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। अपने हाथ पर मारते हुए ईशा हड़बड़ा कर नींद से उठ बैठी। सामने लिया अपने हाथों में पानी का जग लिए खड़ी थी, जिसका अभी अभी पानी उसने ईशा के ऊपर डाला था। क्या दी, आप सिर्फ एक जग पानी से ही डूबने लगी? इतने भी वाटर सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं दी। कोई सुनामी नहीं आया और ना ही आप डूब रही हो। होश में आओ कुंभकर्ण की अम्मा। दोनों हाथ अपनी कमर पर धरे हुए लिया ने ईशा को जगाते हुए कहा, छुटकी की बच्ची, आज मैं सपनों के राजकुमार का चेहरा देखने ही वाली थी कि तू बीच में आ गई। कितना हसीन ख्वाब था। हाय, क्या दी, आप भी, आपको उस बोरिंग सपने की पड़ी है? आप रोज एक ही सपना देखती हो और कभी अपने सपनों के राजकुमार का चेहरा नहीं देख पाती। अब तो मान लो कि वो सफ़ेद घोड़े पे सवार आपके राजकुमार नहीं आने वाला। कहते हुए लिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ईशा गुस्से से अपना पीलो उठाकर लिया को दे मारती है। लिया होशियारी से साइड हट जाती है तो वो पीलो उससे ना लगकर साइड में रखे चेयर को लगती है। आधी गीली ईशा अब पूरी तरह से नींद से जाग गई थी। ईशा का सर पूरी तरह से दर्द कर रहा था। ईशा ने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए लिया से सवाल किया, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी कौन सी विपदा धरती पर आन पड़ी थी जो आपने मुझे पानी डालकर जगाने का कष्ट किया? विपदा अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अगर जल्दी ही आपने मेरी डिमांड पूरी नहीं की ना, तो धरती का तो पता नहीं, पर आप पर बड़े बहुत विपदा आने वाली है। लिया ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। ईशा आश्चर्य से, जी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप सुबह सुबह ये ब्लैकमेल मुझे किस खुशी में कर रही हैं? ईशा ने चिढ़कर लिया से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकती हैं, लिया ने जवाब दिया। वो क्या है कि मेरी जो दी है ना, वह सोने के कुंभकर्ण की अम्मा है। ये तो मुझे पता था, लेकिन अब वो बातें भूलने में गजनी की सरदार होती जा रही हैं, ये मुझे अब पता चला है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कल रात आप 2:30 बजे घर लौटी थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको याद करा दूं कि इस भोली भाली मासूम सी बच्ची ने न जाने कितने ही पापड़ बेलकर आपको मम्मी की डांट से बचाया था। लिया ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर अपने माथे से पसीना पोंछने का नाटक करते हुए कहा, बस इसी खुशी में आपने मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलवाने का वादा किया था, लेकिन दोपहर के 1 बज चुके हैं और आप अभी तक घोड़े बेचकर सॉरी घोड़े वाले के सपने के साथ सो रही हैं। लिया ने ईशा को चिढ़ाया। मेरा सर ऑलरेडी बहुत दुख रहा है। अपनी बातों से तू मेरा सर और मत दुखा, ठीक है? प्रॉमिस किया है, दिला दूंगी तुझे तेरी फेवरेट चीज़ें। इसके लिए इतने टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। ईशा ने इरिटेट होकर जानबूझकर छुटकी पे ज़्यादा जोर दिया था। छुटकी दी
डोंट कॉल मी चुटकी, मेरा नाम लिया है। लिया ने चिढ़ते हुए कहा। मेरा मन मेरी मर्जी, मैं तो बोलूँगी चुटकी चुटकी चुटकी। ना 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 ना। ईसा ने अपने दोनों कंधे उचकाकर लिया को चिढ़ाते हुए बोले। प्लीज दी, आई डोंट लाइक दिस नेम, प्लीज कॉल मी लिया। लिया रिक्वेस्टिंग टोन में बोली। हम ओके, पर मेरी एक शर्त है, प्लीज मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, आई एम हैविंग ए बैडली हेडेक। ईसा अपना सिर पकड़कर बोली। ठीक है, लाती हूँ नींबू पानी, अपनी हैंगओवर कॉफ़ी से नहीं जाने वाली है, या इतराते हुए बोली। लिया की बात सुनकर ईसा का सर शर्म से झुक जाता है। झुकी हुई नज़रों के साथ बोली, वो लिया, मैं यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस दी, आई नो। मेरी दी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, आपको सर झुकाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लिया बेड के पास घुटने के बल बैठते हुए बोली। लिया ने ईसा के दोनों हाथों को अपने हाथ में रखा और कहा, मुझे कल रात ही पता चल गया था दी, लेकिन मैंने आपसे सवाल करना ठीक नहीं समझा। अगर आपको लगता है कि मैं कभी आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। लिया की बात सुनकर ईसा के आंखों में आंसू आ गए। ओ कम ऑन दी, अब प्लीज़ आप सेंडी मत होना। अगर आपको लग रहा है कि आप रोएगो और मैं अपने गिफ्ट के बारे में भूल जाऊंगी तो बिल्कुल गलत हो। लिया ने जानबूझकर ईसा का मूड ठीक करने के लिए कहा था। मैं कभी आपका नींबू पानी लेकर आती हूँ, तब तक आप प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ। लिया उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ दी, मैं मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस मुंह बंद रखने के लिए मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत मिलनी चाहिए। लिया ने दरवाजे से ईसा की ओर बिना मुड़े ही कहा और झट से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। न चाहते हुए भी ईसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी छोटी सी बहन बहुत बड़ी हो गई है, कहकर वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दोनों बहनें मॉल में थी। निया अपने शॉपिंग लिस्ट ईशा को गिनाई जा रही थी और ईशा उससे नेगोशिएट कर रही थी। इतनी सारी चीज़ें एक साथ वो लिया को दिलवा नहीं सकती थी। फाइनली 2 जोड़ी कपड़े, एक स्पोर्ट्स शूज, एक ओवर ईयर हेडफोन्स पर जाकर दोनों की बात बनी। निया खुशी में अपनी शॉपिंग किए जा रही थी। इस बीच दोनों बहनों को भूख लगी तो टॉप फ्लोर पर बने फूड कोर्ट में जाकर दोनों ने जम के पिज़्ज़ा पार्टी उड़ाई। 2 घंटे बाद लिया की सारी शॉपिंग हो चुकी थी। हालांकि निया ने 2 जोड़ी की जगह 3 जोड़ी कपड़े और एक स्पोर्ट्स शूज के साथ एक ब्लॉक हील सैंडल भी ले लिए थे। अब बचा था तो सिर्फ हेडफोन, जिसके लिए दोनों बहनें एक डिजिटल शॉप की तरफ बढ़ गई। डिजिटल शॉप को देखकर दोनों बहनें की आंखें खुली रह गई थी। चारों तरफ दीवार पर बहुत बड़े बड़े एक्सक्लूसिव LED स्क्रीन्स लगी हुई थी। हर डिजिटल आइटम के लिए अलग अलग कॉर्नर बने हुए थे। ईसा लिया का हाथ पकड़कर हेडफोन वाले कॉर्नर की तरफ बढ़ गई। सेल्समैन ने काफ़ी देर तक मत्था कच्ची करने के बाद फाइनली लिया को अब जाकर एक हेडफोन कुछ अच्छा लगा था, जिसकी साउंड टेस्टिंग के लिए वो सेल्समैन के साथ एक शांत कमरे की तरफ बढ़ गई। ईसा वहीं बाहर रहकर अपने लिए स्मार्ट वॉच देख रही थी। अचानक ईसा की नज़र सामने लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर जाती है। साउंड नहीं होने की वजह से उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हेडलाइंस को अच्छी तरह पढ़ सकती थी वो। रुद्र सूर्यवंशी का मुंबई पुणे हाईवे पर एक्सीडेंट। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन रुद्र सूर्यवंशी की गाड़ी को एक बड़ी सी ट्रॉली ने टक्कर मार दी। गाड़ी के साथ एक जली हुई लाश भी बरामद हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि वह रुद्र सूर्यवंशी की लाश है या नहीं। क्या रुद्र सूर्यवंशी चढ़े अपने ज्यादती दुश्मनों की भेंट, या एक महज एक्सीडेंट है? ये हेडलाइंस पढ़कर ईसा अपनी जगह पर जम गई थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वो थर थर कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रुद्र सूर्यवंशी ने कल रात उसकी इज्जत और जान बचाई थी, जिसका वह शुक्रिया भी अच्छी तरह से अदा नहीं कर पाई, वो रुद्र सूर्यवंशी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ईसा ने अपने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल निकाला और कुछ टाइप किया। तभी निया उसके पास आ गई। दी, मुझे ये हेडफोन पसंद है, चलो जल्दी से पेमेंट करो, मुझे इससे गाने सुनने हैं। निया एक्साइटेड होकर बोली। ईसा अभी भी कहीं खोई हुए थी। निया ने जब उसके कंधे पे हाथ रखा, दी आप ठीक हो? तब जाकर ईसा होश में आई। हाँ। ईसा ने अपने सर का पसीना पोंछते हुए हाँ में सर हिलाया। तो चलो फिर पेमेंट करो, इतना भी ज़्यादा बिल नहीं है जो आप इतना डर रही हो, लिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ईसा जल्दी से बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गई। जैसे तैसे उसने बिलिंग कराई और शॉप से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर
लिया ने बहुत जिद करी फिल्म देखने की, लेकिन ईसा अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे जल्दी से अपने साथ घर ले आई। ईसा का मन अब कहीं नहीं लग रहा था। न जाने क्यों यह खबर सुनकर वो बहुत विचलित हो उठी थी। दूसरी तरफ विश्वजीत सूर्यवंशी अपने स्टडी रूम में बैठे कोई फाइल देख रहे थे। तभी उनके खास आदमी का फोन उनके पास आया। विश्वजीत सूर्यवंशी ने फोन उठाकर कहा, बोलो डेविड, क्या खबर है? तुम हो कहाँ? मैं कल रात से तुम लोगों को फ़ोन लगाकर परेशान हूँ। सॉरी सर, वो एक्चुअली हम सब कल से बहुत डर गए थे, इसलिए अंडरग्राउंड हो गए थे। डर गए थे? लेकिन क्यों? अब तो रुद्र को भी हमने ख़त्म कर दिया, तो फिर किस बात से डर रहे थे? विश्वजीत जी ने आश्चर्य से पूछा। सर, वो एक्चुअली रुद्र सर को हमने नहीं मारा। जब जब तक हम उनके पास पहुंचे तब तक हमने देखा कि ऑलरेडी उनका एक्सीडेंट हो चुका है। सर, रुद्र सर का एक्सीडेंट किसी और ने करवाया है, डेविड ने डरते हुए कहा। क्या? और यह बात तो मुझे अब बता रहे हो? विश्वजीत जी कुछ देर सोचने के बाद बोले, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी रुद्र के दुश्मनों की कोई कमी थोड़ी ही है। कम से कम मुझे अपने हाथ अपने ही बेटे के खून से तो नहीं रंगने पड़े ना। पता करो रुद्र का हमसे भी बड़ा दुश्मन कौन है। डेविड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस एक्सीडेंट की खबर पर तुम अपनी पैनी नज़र बनाए रखना। पता करो कि वह जली हुई लाश किसकी है। रुद्र के नाम पर जितनी भी कंपनियां और प्रॉपर्टीज थी, उसे टेक ओवर करने के लिए वकील से मिलकर पेपर तैयार करवाओ। आखिरकार मैं उसका बाप हूँ, तो वह प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए। विश्वजीत जी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोले और फोन कट कर दिया। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे रुद्र बेटा, आखिरकार तुम अपनी माँ के पास पहुँच ही गए। बहुत खुश होगी तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास देकर। कहते हुए विश्वजीत जी जोर जोर से शैतानी हंसी हंस रहे थे। इधर जसवंत जी अपने रूम में रुद्र को लेकर काफ़ी परेशान बैठे थे। उनकी पत्नी देविका जी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी। रुद्र के अचानक गायब हो जाने की वजह से वो बार बार जसवंत जी से रुद्र को ढूंढ कर लाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अभी बहुत मुश्किल से उनकी बेटी टीना ने अपनी माँ को समझा बुझाकर सुलाया था, जो कि पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट है और अपनी माँ के बिगड़ती मेंटल कंडीशन को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। जसवंत जी यह सब सोच ही रहे थे कि उनके फ़ोन में रुद्र के ऑफिस से एक खास आदमी का फ़ोन आया। सर, एक बुरी खबर है। रुद्र सर के पर्सनल असिस्टेंट रॉनी ने रुद्र सर की तीनों कंपनीज को टेक ओवर कर लिया है, जो कि पर्सनली रुद्र सर के नाम पर थी, और इसके लिए उसने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाई है। उस आदमी की बात सुनकर जसवंत जी दंग रह जाते हैं। जिस रौनी पर रुद्र और जसवंत जी दोनों आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो रौनी कुछ ऐसा कर सकता है, यह उनकी सोच से भी परे था। जसवंत जी को बहुत गुस्सा आ रहा था रौनी पर, लेकिन बिना सच्चाई की तह तक गए जसवंत जी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाना चाह रहे थे। इसलिए पहले उन्होंने किसी को फ़ोन किया। हेलो तेजा, तुझे मुझसे मिलना है अपने पुराने अड्डे पर। मुझे 1 घंटे में आकर मिलो, और हाँ, ध्यान रहे किसी की नज़र में आए बिना वहाँ पहुँचना है। काय को बॉस, जिस अड्डे पर अपन लोग सालों से नहीं गए, आज उस अड्डे पर बुलाने का कारण? तेजा ने आश्चर्य से पूछा। सवाल नहीं तेजा, सवाल करने के पैसे नहीं देता मैं तुम्हें, जसवंत जी तेज आवाज में बोले। सॉरी बॉस, आता है अपन। फोन कट चुका था। जसवंत जी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जिन गहरे राजों को इस परिवार ने सालों पहले दफन कर दिया था, मुझे डर है कि कहीं वह राज सबके सामने ना आ जाए। अगर वह राज खुल गया तो एक साथ कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे रुद्र के लिए करना ही पड़ेगा। जसवंत जी अपने कमरे की अलमारी खोलते हैं, वहाँ पर रखी एक फाइल हटाते हैं। फाइल हटाते ही अलमारी के अंदर की तरफ एक दराज खुलता है। दराज में कुछ पुराने एल्बम्स और छोटे से बच्चे के कई सामान रखे हुए थे। जसवंत जी ने एक तस्वीर अपने हाथ में ली। वह उस तस्वीर को देखते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे किया अपना वादा ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बलिदान को ऐसे जया नहीं जाने दे सकता। मैं रुद्र को वापस लेकर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिन राक्षसों के बीच रहकर हमारे रुद्र ने इंसानियत भुला दी है, उन्हीं राक्षसों का अब सर्वनाश करने का समय आ गया है। उस वक्त मैं कमज़ोर था, इसलिए उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन रुद्र की आंखों में मैंने आग देखा है। उस आग में सब जलेंगे। बस मुझे डर है कि कहीं वो आग की लपटें फिर से कुछ मासूम लोगों को अपनी चपेट में ना ले लें। जसवंत जी ने अपनी आंखों से बह रहे आंसू के
उन कतरों को साफ किया और वापस उस तस्वीर को दराज में रख दराज वापस बंद कर दिया। उन्होंने तह करके रखे कपड़ों के बीच से एक गन निकाली और अपने पॉकेट में डाल लिया। जसवंत जी जैसे ही अलमारी बंद करके पीछे मुड़े, सामने देविका जी खड़ी थी। जसवंत जी देविका जी को सामने खड़े देकर थोड़े सकपका गए। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है जसवंत। मैं बस आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप जानते तो हैं ना आप क्या करने जा रहे हैं। जो राज सालों पहले दबा दिए गए थे, अगर वह बाहर आ गए तो हमारे बच्चों की जिंदगियां बिखर जाएंगी। हमने तय किया था ना कि अब वह राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा। हम उनका बलिदान ऐसे जया नहीं होने दे सकते। अगर रुद्र को इस सच्चाई का पता चल गया तो पूरी दुनिया में आग लगा देगा वो, और उन लपटों से हमारा खुद का घर भी नहीं बच पाएगा जसवंत। मैं समझ रहा हूँ देविका, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यह राज रुद्र कभी न कभी खुद जान जाएगा, लेकिन अगर अभी मैंने यह कदम नहीं उठाया तो शायद हम रुद्र को हमेशा के लिए खो देंगे। इस घर में इंसान नहीं राक्षस रहते हैं। इस घर का रंग सफ़ेद जरूर है, पर इस घर पर कितने ही मासूम लोगों के खून के छिट्टे पड़े हैं। तब मैं डर गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा देविका। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। जो करने जा रहे हैं मैं आपको रोकूंगी नहीं, बस मुझे मेरा रुद्र सही सलामत चाहिए। जसवंत जी ने देविका जी के गालों को थपथपाया और हाँ में सर हिलाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जसवंत जी लिफ्ट के नीचे बेसमेंट में पहुंच गए। उन्होंने अपने ड्राइवर से आराम करने को कहा और गाड़ी खुद ड्राइव करने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वह लगातार रियर व्यू मिरर में उस कार को देख पा रहे थे जो उनके पीछे चल रही थी। जसवंत जी ने अपने कार की स्पीड बढ़ाई तो पीछे वाला कार ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। जसवंत जी ने जानबूझकर आगे चल रही एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार डिसबैलेंस होकर दूसरे कार से टकरा गई। इस तरह 3-4 कारें आपस में टकरा गई। अकस्मात ही सड़क पर ट्रैफिक क्रिएट हो गया। इन कारों की आपस टक्कर की वजह से सड़क जाम हो गया, जिससे वो कार काफ़ी पीछे छूट गई थी। जसवंत जी ने मौका पाकर अपनी कार एक गली की तरफ घुमा दी। अब रास्ता साफ था, उनके पीछे कोई नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद जसवंत जी शहर से बाहर जंगल के बीचों बीच एक फार्म हाउस में मौजूद थे। थोड़ी ही देर में उनका सबसे भरोसेमंद आदमी तेजा वहां आता है, जो उनके साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। तेजा जसवंत जी के सामने आकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। बैठ जाओ तेजा, जसवंत जी अपनी तेज आवाज़ में बोले। पर मैं कैसे बॉस? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तेजा ने सकुचाकर कहा। मैंने कहा ना बैठ जाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जी बॉस। आज इतने सालों के बाद यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? आज से 20 साल पहले उस काली गहरी रात के बाद आपने तो यहाँ आना छोड़ ही दिया था।